नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें करेंगे साथ आपके साझा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का फिर समन। 2018 के हरियाणा जमीन घोटाले से जुड़े केस में करना है सवाल जवाब। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह के जयपुर स्थित आवास पर ईडी का छापा। चिटफंड कंपनी मामले में खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ऐलान, हिंदुओं पर हुए हमले तो चुप नहीं बैठेंगे। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी का कैडर बन गई है ममता बनर्जी की पुलिस। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक। सीट बंटवारे समेत बाकी पहलुओं पर भी होगी बातचीत। और फिर झूमा शेयर बाजार, 1600 अंक की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी ने भी 500 अंक की ज्यादा की लगाई छलांग। और ये बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का सम्मन भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है रॉबर्ट वाड्रा को, जिसमें ईडी का सम्मन मिला है और पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया गया। हरियाणा जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें एक बार फिर ईडी का सम्मन रॉबर्ट वाड्रा को गया है। थोड़ी देर में पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा के साथ शुरू की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले 8 अप्रैल को समन भेजा गया था, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा इसके बावजूद भी पेश नहीं हुए थे। फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को ईडी ने पहला समन भेजा था, लेकिन समन भेजने के बावजूद भी रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे। वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज है और अब यहां पे एक बार फिर से पूछताछ जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ की जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा को दरअसल ईडी का सम्मन मिला है और उसके बाद तमाम सवाल जवाब का जो दौर है वो यहां देखने को मिलेगा। हरियाणा जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें सम्मन भेजा गया ईडी का। और फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो ईडी पहुंच रहे हैं। पहला सम्मन जो है 8 अप्रैल को भेजा गया था, लेकिन सम्मन के बावजूद भी रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे। हालांकि आज दूसरा सम्मन जब भेजा गया तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर फिलहाल जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा केस दर्ज है, बल्कि ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है। 2 समन उनको भेजे गए थे। हालांकि पहले समन में 8 तारीख को उनको पेश होना था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा उस पर पेश नहीं हुए थे और उसके बाद अब आज ईडी के सामने पेश होंगे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना यह भी कि जो पूछा जाएगा सब बताऊंगा। थोड़ी देर में पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल ईडी के दफ्तर जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे ईडी ने 2 बार समन भेजा है रॉबर्ट वाड्रा को। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं और इनसे हरियाणा में एक जमीन विवाद को लेकर पूछताछ ईडी कर रही है। और इससे पहले भी 8 अप्रैल को सम्मन भेजा था। 8 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हो पाए। गुड़गांव के शिकोपुर इलाके में एक 3.5 एकड़ जमीन का मामला है और ये 3.5 एकड़ की जो जमीन थी वो मात्र 7.5 यानी 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और कुछ समय के बाद ही उसी जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। तो ये एक बड़ा मामला था और इसमें ईडी ने मामला दर्ज किया है। रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। 8 तारीख को सम्मन दिया था, रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसके ऊपर ये आरोप है पैसे के लेन देन में कि बड़े पैमाने पर कम कीमतों पर जमीन ली और फिर उसी जमीन को बड़े पैमाने पर बेच दिया गया और एक अनुचित लाभ
रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनी ने लिया, उसी को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल नीरज, क्या पूछताछ जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो शुरू हो चुकी है? देखिए, थोड़ी देर पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस के लिए निकले थे और अभी पूछताछ शुरू होने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। उस फॉर्मेलिटीज के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ है वो ईडी के अधिकारी करेंगे, क्योंकि कई तरह के जो कागजात हैं उस पर साइन कराने होते हैं। उसके अलावा फिर जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो ईडी है वो करती है, तो ये कई तरह की फॉर्मेलिटीज है। तो हो सकता है कुछ समय के बाद रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ है वो शुरू हो जाए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली थी कि रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से ईडी ऑफिस के लिए चल पड़े थे और कुछ समय के बाद ईडी उनसे पूछताछ भी शुरू करेगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में नीरज क्या माना जाए, क्योंकि 2 समन उनको भेजे गए हैं, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईडी का जो शिकंजा है वो कुछ कसता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल ईडी का शिकंजा जरूर कसेगा। और आप देखें कि इससे पहले भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करी है और रॉबर्ट वाड्रा कई बार ईडी ऑफिस पहुंचे भी हैं। और ईडी का कहना है कि इस मामले में जो खासतौर से गुड़गांव के शिकोपुर में जो जमीन है, इस मामले में कुछ नए तथ्य ईडी को पता लगे हैं और उन्हीं तथ्यों के बाद रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा था और 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे नहीं। और आज फिर पूछताछ के लिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया है और अब कुछ समय के बाद ईडी पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर जो नए तथ्य ईडी के सामने आए हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन क्या सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी या किसी और के खिलाफ भी जो सम्मन है वो भेजा गया है? देखिए, ये रॉबर्ट वाड्रा के ही खिलाफ सम्मन था और चूंकि रॉबर्ट वाड्रा की ही कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और उसी के ऊपर जो लेन देन में हेराफेरी का आरोप है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मात्र 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई और उसी जमीन को कुछ समय के बाद 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और रॉबर्ट वाड्रा और उनकी जो कंपनी इस तरीके से लेन देन में घेरे में है और उसी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा था और आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कुछ नए तथ्य ईडी को हाथ लगे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें मामला दर्ज किया था ईडी ने और उसी को लेकर ये पूछताछ होगी। बिल्कुल नीरज, मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात की जाए, इससे पहले हमने देखा था जमीन घोटाले में किस तरीके से पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी और अब जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ जो नए पुख्ता सबूत हैं शायद वो अब ईडी के पास हैं, जिसके आधार पर एक बार फिर से एक नए रुख के साथ, नई दिशा के साथ शायद ईडी इस पर अब पूछताछ करेगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ईडी को ये शक है कि ये जो सौदा हुआ था 7.5 करोड़ रुपए दिए गए और बाद में 58 करोड़ की डील हुई, तो ईडी का ये शक है कि जो काला धन है उसको सफेद बनाने के लिए पूरी योजना रची गई थी, उसी का ये हिस्सा हो सकता है। और इतने कम समय में किसी जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदना और 58 करोड़ रुपए में बेच देना, ये भी ईडी के जो गले है वो नहीं उतर रहा। यही कारण है कि कुछ नई जानकारी, नए तथ्य ईडी को हाथ लगे हैं। कुछ लोगों से पूछताछ भी ईडी ने करी थी इसमें और उन्हीं तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। और हम कह सकते हैं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा की जो भूमिका है इसमें अगर लिप्त पाए गए तो निश्चित तौर पर ईडी कड़े भी कदम उठाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई घंटे लगातार रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मामलों में पूछताछ हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा आज जो पूछताछ है वो कितनी लंबी चलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने सम्मन भेजा है और वो पेश होने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरी आवास के जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व मंत्री के घर ईडी ने छापेमारी की है। प्रताप सिंह खाचरी आवास के घर ईडी की टीम पहुंची छापेमारी करने। गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरी आवास, जिनके आवास पर ईडी की जो टीम है वो पहुंची है। जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। चिटफंड मामला ये पूरा, जिसके तहत जो छापेमारी की गई है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर प्रदेश में सबसे चर्चित 2,850 करोड़ रुपए के पीएससीएल घोटाले में आरोप है, जिसमें कुछ राशि इनके पास भी है। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा है पड़ा हुआ है और खासतौर से
चिटफंड का ये पूरा मामला, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की। गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास और जयपुर में सिविल लाइन स्थित उनके घर पर दबिश दी गई। ईडी की टीम जो है वहाँ मौजूद है। चिटफंड मामले में लगातार जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आर.एन. अरोड़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 माह में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें। सेबी के आकलन के अनुसार पीएसएल की 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। पीएसएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे, जिसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी और सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी जीत गई। 17 वर्ष तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों करीब 2,850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज़्यादा राज्यों की अगर बात की जाए तो पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जयपुर में ही इसका खुलासा हुआ था और पहला जो मामला है पीएसएल मामले की अगर बात की जाए तो ये 2011 में दर्ज किया गया था। जयपुर शहर के चौमू थाने की पुलिस ने ये जो केस है, जो मामला है, इसमें दर्ज किया था। ठगी और चिटफंड एक्ट में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच शुरू की गई थी। मामले में अगर बात करें तो प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है, यानी एक राशि का एक हिस्सा जो है, ये इस तरह का आरोप है कि वो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भी है और उसी वजह से जो ईडी की कार्रवाई है वो आज हुई है प्रताप सिंह के जयपुर स्थित सिविल लाइन स्थित जो आवास है उस पर। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? ईडी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। महेश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी महेश, दोबारा आपके साथ हम बातचीत करेंगे। आपकी आवाज़ जो है बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे कि पूरा मामला जो है वो लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं जो ईडी है वो कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। चिटफंड का ये पूरा मामला ठगी और चिटफंड का, जिसमें माना जा रहा है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं उनके पास करीब 30 करोड़ की संपत्ति, जिसको लेकर फिलहाल ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई राज्यों में जो कंपनी है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो कार्रवाई है वो यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली में हैं, जहां वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस की पहली औपचारिक मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक खड़गे के आवास पर होगी। इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे समेत अन्य पहलुओं पर बातचीत होगी। बिहार में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है। उसके पहले दोनों नेताओं की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी रहेंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। खड़गे के आवास पर ये बैठक होनी है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार में कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी आरजेडी रही है और माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर यहाँ बातचीत हो सकती है। अभी अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 से 7 महीने बाकी हैं और ऐसे में कौन
मुख्यमंत्री बनेगा, कौन वो चेहरा होगा, उस पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 19 और 20 अप्रैल को बिहार में रहेंगे, यानी महागठबंधन की जो बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। 17 अप्रैल को ये महागठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें 243 सीट जो है बिहार विधानसभा की माना जा रहा है कि उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी जो पार्टी है वो आरजेडी रही है। हालांकि बिहार चुनाव में अभी करीब 6 से 7 महीने का वक्त है, माना जा रहा है नवंबर और दिसंबर में जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक की तरह बिहार में भी ओबीसी जो आरक्षण की बात कही जा रही है, इसके साथ साथ लगातार जिस तरीके से अब जो बैठकों का दौर है वो शायद क्या देखने को मिलेगा और कैसे, क्या दिल्ली में बात सार्थक होती हुई नजर आएगी? की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होती है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक औपचारिक बैठक, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी यानी किस तरह की रणनीति रहेगी, इस पर जाहिर तौर पर चर्चा की जाएगी। और खासतौर से ना सिर्फ महागठबंधन की जो बैठक होनी है उससे पहले माना यही जा रहा है कि जो सीट बंटवारा है उस पर चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आरजेडी की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में देखा जाता है, इलेक्शन में अभी समय है, लेकिन क्या सीट बंटवारे पर जो मंथन है वो शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बैठक शुरू हो चुकी है और हम कुछ देर के बाद यानी 12 बजे के करीब में हम जब बैठक से बाहर निकलेंगे तो हम उन नेताओं की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएंगे कि क्या बैठक में क्या कुछ हुआ। हालांकि जैसा कि तेजस्वी यादव ने बताया कि औपचारिक बैठक है और स्ट्रैटेजी क्या उनकी होगी चुनाव को लेकर के, गठबंधन में किसको कितना महत्व मिलेगा, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कि राहुल गांधी भी पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन के साथ लड़ी थी, महागठबंधन के साथ जब लड़ी थी, वामपंथी पार्टियां भी लड़ी थी साथ में, कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी सीट शेयरिंग के तहत और 70 में से महज वो 19 सीटें जीत पाई और 19 में से भी जो उसके 2 जो विधायक थे वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन वही अगर वामपंथी पार्टियों को देखें तो वामपंथी पार्टियों को 24 सीटें दी गई थी और 24 में से उन्होंने 16 सीटें जीती थी। तो ये एक स्ट्राइक रेट जो था, तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों में अगर तुलना करें तो वामपंथी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही जबरदस्त था और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 2 सीटें जीती, आरा और काराकट की 2 सीटें। तो तेजस्वी 9 सीट से या 10 सीट से महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचने से रह गया था। तो उसी समय तेजस्वी की प्रतिक्रिया थी, आरजेडी की प्रतिक्रिया थी कि हमने कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दी और कांग्रेस ने ही हमारी लुटिया डुबाई। और इसको लेकर के जब आरजेडी की तरफ से आक्रामक बयान आने लगे तो अचानक कांग्रेस की ओर से सक्रियता बढ़ने लगी और सक्रियता इतनी बढ़ी कि राहुल गांधी इन 3 महीनों में 3 बार वहां पर जा चुके हैं और कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर सचिन पायलट हो या और भी अन्य नेता जो कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये लगातार उन लोगों का दौरा जारी है। कन्हैया कुमार जो उनके नेता है वो पदयात्रा अभियान वो उन्होंने चलाया पूरे बिहार में। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश की गई कि जो आरजेडी कह रहे हैं क्या सिर्फ एक रणनीति बल्कि डैमेज कंट्रोल की भी क्या यहाँ कोशिश की जा रही है? डैमेज कंट्रोल की यही कि अब कांग्रेस को अपनी औकात पता है कि हम 70 सीट लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर टैक्टिक्स बना रही है। इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स बना रही है कि कम से कम 50 सीटें भी उसे मिल जाए। लेकिन देखना यह होगा कि आज की जो बैठक है उसमें क्या निकल के आता है, वामपंथी पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ये 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक है बिहार में, पटना में, और पटना में वहां पर पहले राउंड में तय होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। आपने देखा होगा जो दूसरा गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और 12 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो शामिल हुए थे पटना में जो बैठक हुई थी। इसके अलावा ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल हुए थे, जीतन राम मांझी शामिल हुए थे। तो दोनों तरफ से जो है महागठबंधन और जो एनडीए गठबंधन दोनों तरफ से एकदम सरगर्मी तेज है और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि ये लोग चाहता है कि दोनों गठबंधन ऐसा चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए ताकि जो उम्मीदवार है उनको चुनाव प्रचार करने का उनको पूरा मौका मिले। हालांकि चुनाव में अभी भी 6-7 महीने आप कह सकते हैं, अक्टूबर के लास्ट में संभावित है अगर कार्यकाल की हम बात करें तब। तो अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ न कुछ बयान आते रहते हैं। जीतन राम मांझी ने कल कहा उन्होंने कि हमें कम से कम 40 सीटें चाहिए। तो देखना होगा कि जैसे जैसे बैठकों का दौर होगा वैसे वैसे परत खुलने की गुंजाइश होगी।
जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के साथ जिस तरीके से आरजेडी का नाता रहा है और फिर हमने देखा कि जब लोकसभा के परिणाम सामने आए उसके बाद एक अलग ढंग जो है वो देखने को मिला। लेकिन क्या जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में कुछ सीट्स पे पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आएगा? बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी और वामपंथी पार्टियों में पेच फंस सकता है। अगर आप देखें पिछला जो लोकसभा चुनाव आप देखें, वहां भी पेच फंसा था, लेकिन किसी तरीके से उससे समाधान किया गया था। हालांकि आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी पिछली बार, और उसमें से महज वो 19 सीटें जीत पाई। उसके बाद आरजेडी का जो प्रतिक्रिया था वो देखने लायक था, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि 70 सीटें हमें वैसी सीटें दी गई थी जहां बीजेपी काफी मजबूत थी, जेडीयू काफी मजबूत थी, और वैसी सीटें जहां पर जेडीयू और बीजेपी मजबूत नहीं थी वहां आरजेडी चुनाव लड़ी। तो ये पिछली बार कांग्रेस ने आरोप लगाया था, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है। और आज का जो बैठक है, आज की ये जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ कुमार आलोक, जो महागठबंधन की बैठक होनी है बिहार में, अगर उसके मायने देखे जाएं, क्योंकि एक तरफ तो देखते हैं कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं जो दरारें हैं वो पड़ती हुई नजर आती हैं, कोई भी एक मत नजर नहीं आता, और ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि अब जो चुनाव है उसमें 6-7 महीने का वक्त है, तो कवायद है कि कहीं ना कहीं फिर से एक सबको एक मत सहमति जो है उस कुछ नजर आ सके। देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो गठबंधन का पेच है वो 17 तारीख को जो बैठक होगी, और 17 तारीख की बैठक के बाद जो आउटकम आएगा वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो अपना दावा कर रही है और आरजेडी वो सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वामपंथी पार्टियों का भी उनका भी कहना है कि हमारा प्रदर्शन काफी शानदार है। अगर लोकसभा चुनाव की आप बात करें तो 3 सीटें अगर आरजेडी जीती है तो वामपंथी पार्टियों ने भी 2 सीटें जीती है, कांग्रेस ने भी 3 सीटें जीती है, बाकी सीपीआई और सीपीएम अपना खाता नहीं खोल पाए। अब देखना यह होगा कि वामपंथी पार्टियों में खासकर सीपीआई एमएल क्या डिमांड रखती है, क्योंकि मध्य बिहार में उसका एक प्रभाव है, और वो उसको कैसे मैनेज करती है आरजेडी और कांग्रेस। चलिए बिल्कुल, और जब ये बैठक खत्म होगी तब भी हम देखेंगे क्या कुछ जो नेता है कहते हुए नजर आते हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक बता रहे थे किस तरीके से जो बिहार की राजनीति है उसमें सुबगाहट जो है अब नजर आने लगी है। हालांकि 6 से 7 महीने का वक्त है, लेकिन अब बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा में ममता सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार हमलावर हो रही भाजपा पार्टी हिंसा को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जता रही है। भाजपा का ममता बनर्जी पर आरोप है कि ये घटना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हिंसा के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनको केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आप अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो फ्लैग मार्च भी कर रही हैं जो है, और इसके साथ साथ पीड़ितों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए नेता। पलायन के लिए किस तरीके से यहाँ पर मजबूर होना पड़ा लोगों को, और दक्षिण 24 परगना की तस्वीर, और साथ ही साथ फिलहाल जो हालात हैं किस तरीके बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो अगर बात करते हैं एजेंसीज़ की वो वहाँ तैनात है, लेकिन लोगों में अभी भी डर मौजूद है। थोड़े बहुत लोग जो हैं वो उम्मीद की जा रही थी शायद वो अपने घर वापस आएंगे, लेकिन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हम वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले के जंगीपुर उपखंड के धुलियाना कस्बे से आज सुबह की जो तस्वीरें आई हैं वो क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो तस्वीरें अभी तक सामने आई थी, कहीं ना कहीं जो लोग थे वो बड़े परेशान हो रहे थे, उनको पलायन करना पड़ा था। लेकिन अब धुलियाना कस्बे से जो सुबह की तस्वीरें आई हैं उनमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, किस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लगातार मुर्शिदाबाद ज़िले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन को लेकर जिस तरीके से हमने देखा था पहले से ही लगातार जो कहीं ना कहीं दूफाड़ नज़र आ रहे थे, और उसके बाद जिस तरह का उपद्रव किया गया, हिंसा की गई, उसके बाद ये जो अब तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। खासतौर से अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे स्थिति जो है वो बदलती हुई नज़र आई थी, कैसे लोगों को अपने घर को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो हैं वो चौतरफा घिरती हुई नज़र आई हैं, और लगातार उन पर आरोप यही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपको बता दें केंद्रीय बलों को हर जगह फिलहाल कहा जा रहा है कि उनको तैनात करना होगा। ममता बनर्जी की पुलिस टीएमसी का कैडर बन गई है। लगातार बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग वहां पर की जा रही है। मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे बीजेपी के नेता, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार जो है वो चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है।
कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक तरफ लोग जो हैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ के नए कानून का विरोध फिलहाल जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में इस कानून के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि मुर्शिदाबाद से सैकड़ों हिंदू परिवार मालदा पलायन कर चुके हैं, लेकिन वहां भी उनमें डर का माहौल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार लगातार इस विषय में ध्यान खींच रहे हैं। कल उन्होंने मालदा पलालपुर हाई स्कूल में बनाए गए कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की और आर्थिक मदद उपलब्ध भी कराई। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान मजूमदार ने कहा कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण और खराब है और केंद्रीय बलों को लंबे समय तक यहां रखकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि केंद्रीय बलों को राज्य प्रशासन से बाहर निकाला जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। खासतौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पश्चिम बंगाल में चल रही सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में प्रतिवादियों से कानून व्यवस्था की विफलता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने और पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास के संबंध में भी निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में वर्तमान में प्रभावित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे की स्थिति और बिगड़ने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। तो लगातार हिंसा जो है वो देखने को मिली मुर्शिदाबाद में, जिसके बाद आप देख सकते हैं मुलाकात भी करते नजर आए सुकांत मजूमदार। जो हिंदू परिवार जो कि जिनको मजबूर होना पड़ा था, स्कूल में उन्होंने शरण ली और उसी कैंप में मजूमदार पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की, आर्थिक मदद भी उनकी की और लगातार कोशिश यही कि जो केंद्रीय बल जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो अभी वहाँ तैनात रहें, क्योंकि शायद लोगों को भी पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उस पर अब भरोसा नहीं रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज केरल के मुनम्बम में होंगे। वक्फ से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम है। एर्नाकुलम में मुनम्बम के लोग मुनम्बम सुरक्षा समिति के बैनर तले 170 दिनों से अधिक भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, मुनम्बम में लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुनम्बम में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद ये जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। अब बीजेपी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति
मुनम्बम में निवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रिजिजू शामिल होंगे। वक्फ कानून पर केरल में मुनम्बम समारा समिति के सदस्य फिलिप जोसेफ ने कहा है कि इस कानून में किए गए संशोधन का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। इसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। New amendment is for us. We have read about, we have completely gone through it. We know how they have solved our problem, but the opposition and especially the opposition in Kerala says that there is no effect with this new law. But we know what is happening because we know we have studied for the past 2.5 years. We were behind this case, so we know what is going to come, and we are very well happy to receive the central government, and we are thankful for them. मुनम्बम समारा समिति के एक सदस्य मोहनदास ने भी वक्फ कानून में किए गए बदलाव के लिए केंद्र सरकार आभार जताते हुए कहा कि केरल सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमें एक नई उम्मीद की किरण मिली है। ये नया बिल अमेंडमेंट आया ना, वो मुनम्बम प्रॉब्लम को बहुत हेल्प करेगा। क्यों? नया बिल में उन लोग सेक्शन 2 में एक चेंज लेके आया। वो चेंज हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। एलडीएफ का ये हम लोग को सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कैसा इससे बचेगा? बचने के कुछ कोई रास्ता नहीं। इसके लिए हम लोग कभी भी उन लोग के बारे में बोल रहे, ये हम लोग को हेल्प करो है तो भी हेल्प कुछ मिलते नहीं। वहीं गुजरात के तापी में भी वक्फ कानून के समर्थन में इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं है। इससे वक्फ की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने में मदद मिलेगी और वक्फ का पूरा ब्यौरा रखा जा सकेगा। ये जो बिल है कोई मुस्लिम धर्म को नुकसान नहीं कर रहा है। बिल जो वक्फ यानी दान, जो जगहें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें हैं, मिलकतें हैं, एक ज़माने में किसी ने दान किया, वो तो 1400 साल से चाली हुई परंपरा है। मगर जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा ले रखा है, इनसे ये बिल से एक कंट्रोल होगा, एक हिसाब होगा, उसकी रेगुलेटरी होगी, कलेक्टर उसका मुखिया होगा और उसका हिसाब किताब होगा और गरीब लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है मुस्लिम समाज को, ये कहना इनका। वहीं गुजरात के लोगों ने भी वक्फ संशोधन कानून को देश हित में बताया है और कहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय को काफ़ी फायदा होगा। इस बिल से मुसलमानों को फायदा होने वाला है, पूरे देश के मुसलमानों को। जो बिल पास हुआ इसका समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार हड़प कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहले की सरकारों ने, पहले के लोगों ने वक्फ की जमीन, आप देखो कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोजर फिरा के अपार्टमेंट बना दिए, दुकानें बना दी। मैं हिंदुस्तान के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ से किसी को कोई वक्फ बिल जो पसार हुआ है, इसी वजह से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिमों को उस पर तो खुश होना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुंबई के लोगों में भी काफ़ी खुशी है। मुंबई के स्थानीय लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को देश के हित में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल अपने संसद ने पास किया, उसका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल से जो आम मुस्लिम जनता है, उस आम मुस्लिम जनता को इसका फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले क्या था कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास वक्फ बोर्ड की ताकत थी, उसका वो गैर वापर कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। तो ये मिसयूज़ आज से बंद होगा और आम मुस्लिम जनता जो है उनके लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलेंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, बहुत सारे कॉलेज होंगे। उससे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए
इस वक्त बिल का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। पिछले 60, 65, 70 साल में आप देख लो, किसी भी मुसलमान को वक्फ बोर्ड की तरफ से 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ नहीं है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना कोई बेनिफिट, ना उसको कोई सोशल एक्टिविटी हुई है। अब तक की जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को एक पर्दे के पीछे रखा, उनको मिसगाइड किया। वक्फ बोर्ड आपकी है लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं मालूम और ना उन्होंने कभी बताया। अब ये नया जो अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ बोर्ड का, इस पर मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज जो हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, इसमें से अगर कुछ स्कूल वगैरह बनती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। नए वक्फ कानून से देश के मुसलमानों को बहुत ही बड़ा लाभ होगा। इस कानून से जो वक्फ माफिया हैं, जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट कर वक्फ की ज़मीनों को अपने फ़ायदे के लिए कब्ज़ा कर अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनकी इस दबंगई पर और लूट खसोट पर ताला तो लगेगा ही, साथ ही उन संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और हॉस्पिटल बनाकर आम मुसलमानों के लिए उसका फ़ायदा कैसे हो इसका वो ध्यान दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो देश हित में है, आम जनता के हित में है, इस पर काम किया है। ये बिल भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये कुछ लोग इस बिल के आने के, इस कानून के आने के बाद हाहाकार मचा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। वक्फ कानून पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो लोग वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बच्चे आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को सहारा लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। जो लोग ये वक्फ संशोधन के ऊपर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे मुसलमान एक ही सवाल करें कि आपके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं? आप वो भी आंदोलन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं, मगर आप उसका वायलेंस का सहारा लें और गरीब लोगों को लाके खड़ा कर दें कि तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तुम्हारी दरगाहों पर कब्जे किए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जाएंगे। ये निराधार प्रचार गलत है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय ने भी इस नए कानून का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खास तौर पर गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अब पुराने वक्फ कानून के नाम पर उनकी जमीन लूटने पर भी लगाम लगेगी। सरकार ये जो बिल लेके आई है मुस्लिमों के और वक्फ बोर्ड के लिए, ये आम मुसलमानों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अभी तक इससे आम मुसलमानों को कोई भी बेनिफिट नहीं था। जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भूमाफिया थे, आजकल यही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लाभ उठा रहे थे। गरीब मुसलमानों को आज तक किसी चीज में इसका लाभ कभी नहीं मिला, ना कि कब्रिस्तानों में, मदरसों में, मस्जिदों में। ये लोगों को बेवकूफ बनाते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल ऐसा हुकूमत हिंद लाई है, जो मोदी सरकार जिसको कहें, कि जिससे पसमानदा समाज का बहुत भला होगा। जैसे बहुत से ऐसे गरीब, मिस्कीन, यतीम जिनको आज तक हुकूमत ने, दूसरी हुकूमतों ने उनका कहीं कोई वो नहीं करा, आज उस कमेटियों में मेंबर बनेंगे। कुछ खवातीन जो हैं वो भी मेंबर बनेंगी और तमाम चीज़ों में, यानी ये सब झूठ के जो मुखालफिन लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, ये लोगों को बलगलाने काम कर रही हैं। सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, देश को इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इस बिल का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार ने किया और उसको आज संशोधन कर कर एक अच्छा बिल सरकार लाई है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार आज तक जितनी भी योजनाएं लाई है, जैसे ये वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसी तरह से सरकार और भी बहुत सारे बिल लाई है जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई कानून अभी तक सरकार ने जो भी पिछले उसमें किया है, किसी से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो मुझे एक बार यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जो गरीब गुरबा मुसलमान है, उनको अभी तक वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। जब ये सरकार ये वक्फ बिल लाई है, तब तो उन लोगों को पता लगा कि वक्फ भी कोई चीज होती है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों पर आंखें बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के असाना क्षेत्र में बीती रात संदिग्ध आतंकियों ने सेना की एक टुकड़ी पर गोलाबारी की। ये हमला उस समय हुआ जब सेना की एक गश्ती पार्टी इलाके में अपनी नियमित निगरानी कर रही थी। गोलीबारी की इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देर रात असान क्षेत्र में सेना की एक पार्टी अपनी ड्यूटी पर थी। इस दौरान कुछ संदिग्ध आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आग लगने के कारण का पता चल पाएगा। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अस्पताल में आग लगी थी, सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उसको सार्वजनिक करेंगे। 1.5 माह पूर्व भी मॉक ड्रिल किया गया था और सेफ्टी ऑडिट फायर का कराया गया था। उसकी वजह से सारे स्टाफ ट्रेंड था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। मैं अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। विशेष आभार अपने फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। और बात कारोबार जगत की। सप्ताह के अगर बात की जाए कारोबारी दिन, आपको सोमवार को अम्बेडकर जयंती थी, इस वजह से बाजार बंद रहे थे। लेकिन आज दूसरे कारोबारी दिन की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स 1694 अंकों की बढ़त के साथ 76,852 पर खुला। वहीं 400 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 23,229 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 1607 की बढ़त के साथ 76,765 के स्तर पर और निफ्टी 488 अंकों की बढ़त के साथ 23,316 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुए थे। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। हालांकि बढ़ते अमेरिकी टैरिफ विकास के लिए अभी भी जोखिम बने हुए हैं। क्रिसिल ने उम्मीद जताई है कि RBI की मौद्रिक नीति में नरमी से बाहरी चुनौतियों की कुछ भरपाई हो सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती, आयकर में राहत और महंगाई में कमी से इस वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा मिलेगा। अच्छे मानसून से कृषि आय भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई है। इससे घरेलू विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका टैरिफ बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026 के लिए क्रिसिल के GDP वृद्धि और पूर्वानुमान के लिए एक प्रमुख जोखिम है, क्योंकि अनिश्चितता और टैरिफ में लगातार बदलाव निवेश में बाधा डाल सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स के आउटपुट में इजाफा हुआ है। इसकी वजह कंस्ट्रक्शन कैपिटल खर्च गतिविधियों में बढ़ोतरी होना बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार RBI के नवीनतम तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान मजबूत मांग देखने को मिली है। रिपोर्ट में मार्च के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग में सुधार का संकेत मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में रबी का अच्छा उत्पादन और महंगाई दर में कमी भी उपभोग मांग के लिए अच्छा संकेत है। भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 6 वर्षों में उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2023 और 24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 31,906 MT था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वृद्धि की वजह शहतूत के बागानों का विस्तार होना है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ये आंकड़ा 2,23,926 हेक्टेयर था। इससे शहतूत रेशम का उत्पादन 2017-18 में 22,066 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 29,892 मीट्रिक टन हो गया। कुल कच्चे रेशम का उत्पादन 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन दर्ज किया गया। रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात 2017-18 में 1,649 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2,027 करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी रिपोर्ट
के अनुसार देश में 2023-24 में 3,348 मीट्रिक टन रेशम वेस्ट का निर्यात किया गया है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से जनवरी अवधि में कच्चे रेशम का उत्पादन 34,042 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2014-15 की इसी अवधि के 24,299 मीट्रिक टन के आंकड़े से लगभग 10,000 टन अधिक है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। पश्चिम बंगाल में आज पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में बंगाली समुदाय ने बाघाचुतिन पार्क में पोइला बैसाख मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगला नववर्ष पोइला बैसाख की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस वर्ष नए वर्ष में हर किसी की इच्छा पूरी होने की मंगल कामना की। उन्होंने सबके लिए सुख, समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य की भी प्रार्थना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोइला बैसाख पर बंगाली समुदाय को बधाई दी। सभी की खुशी, समृद्धि और कल्याण की उन्होंने कामना की। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम नए साल की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए अपनी जीवंत परंपराओं, रीति रिवाजों के साथ एकजुट होते हैं। यह अवसर सभी को अधिक खुशी, समृद्धि और कल्याण प्रदान करे। साथ ही पोइला बैसाख पर हमारे सभी भाई बहनों को उन्होंने शुभकामनाएं अपनी दी। वहीं हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 से छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किल्लार में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल दिवस की राज्य के सभी लोगों को अनेक शुभकामनाएं। गौरवशाली संस्कृति के लिए विख्यात इस प्रदेश के मेरे भाई बहन अपने परिश्रम, प्रतिभा और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। यह विशेष अवसर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए, साथ ही हमारी देवभूमि को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, यही कामना है। साथ ही हिमाचल दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और लोक संस्कृति की जीवित विरासत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण इस प्रदेश के निवासी अपनी मेहनत और सहृदयता के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ अब आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी ने घोषणा की कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेज़बानी पर तैयार हुआ है। ओमान इस बातचीत के मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अंतोनियो तजानी ने कहा कि इटली की सरकार परमाणु मुद्दे के समाधान और शांति को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रयास में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।
हालांकि अभी ईरान या अमेरिका ने वार्ता स्थल की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में शुरू हुआ था। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस सप्ताह अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता पर जरूरी परामर्श के लिए रूस का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरागची मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन में निर्मित स्मार्टफोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर फिलहाल आयात शुल्क लागू नहीं लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। इसका असर यूरोप के प्रमुख बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां ब्रिटेन का FTSE 100 सूचकांक 2.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी सुधार देखा गया। हालांकि ये राहत अस्थायी साबित हो सकती है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को सिर्फ एक अन्य टैरिफ समूह या बकेट में रखा गया है। आपको बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति में वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके साथ ही यूक्रेन कल सऊदी अरब के जिद्दा में वार्ता के बाद रूस के साथ तत्काल वार्ता के लिए भी सहमत हो गया है। जिद्दा में यूक्रेन के अधिकारियों के साथ 8 घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव को रूस भेजेगा। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति व्यक्त की है। यूक्रेन और अमेरिका ने संयुक्त बयान में कहा कि दोनों देश शीघ्र ही एक समझौते को पूरा करेंगे, जिससे यूक्रेन की खनिज संपदा का उपयोग अमेरिका कर सकेगा। इस बीच रूस ने कहा कि वह अमेरिका के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें लड़ाई को रोकने की बात कही गई है। वहीं बंधकों की रिहाई की शर्त पर इजराइल ने युद्ध विराम की पेशकश की है। हमास ने इजराइल को भेजे गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। हालांकि हमास ने निरस्त्रीकरण की मांग को ठुकरा दिया है। इस बीच गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। सोमवार तड़के से अब तक किए गए हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। ये हमले गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में किए गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में मानवीय संकट अपने चरम पर पहुंच गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 51,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 में हमास के किए गए हमले में करीब 1100 लोगों से अधिक मारे गए थे और 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बनाया गया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ के कारण कम से कम 72 लोगों की जान जा चुकी है और 170 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजधानी किंशासा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। साथ ही वहाँ 5000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर उन्हें होना पड़ा है। देश के पूर्वी हिस्से में स्थित तांगानिका और साउथ कीवू प्रांतों में भी भारी नुकसान हुआ है। लोगों के लिए आपातकालीन राहत केंद्र और आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। और खबर खेल जगत से, इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में कप्तान के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL चैंपियन बनाया था और आज वे पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं IPL में कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा दिए गए 167 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 43 रन की पारी खेली। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 63 रन बनाए। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी और उपकप्तान नवनीत कौर होंगी। टीम में ज्योति सिंह और सुजाता कुजूर जैसे नए चेहरे भी शामिल हैं। 5 मैचों की श्रृंखला के पहले 2 गेम में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से होगा। इसके बाद सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 3 मैच खेले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।